हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं प्रवीण कुमार आपका अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप साथियों का और प्यारे विद्यार्थियों का मैं बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, उनका भी मैं दिल से आभारी हूं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे और साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज का हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं आज की हमारी इस क्लास में, जो हरियाणा में काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जीके के अंदर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं। क्या है? हरियाणा का अफवाह तंत्र। हरियाणा का अफवाह तंत्र, या आप कह सकते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियां। ये है जी आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है। यहां से एचएसएससी लगभग जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको बिल्कुल बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। हम आपको बिल्कुल अच्छे मैथ के माध्यम से इसको पढ़ाएंगे और लंबे समय तक आपको याद रहेगा, बिल्कुल लंबे समय तक। अगर आपने हमारी इस क्लास को ध्यान से अगर पढ़ भी लिया, एक बार पढ़ लिया, तो समझो आपका 1 या 2 नंबर पक्का। हम आपको बिल्कुल मैथ के माध्यम से इसको करवाने जा रहे हैं। हरियाणा का अफवाह तंत्र या प्रमुख हरियाणा की नदियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधा हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या है कि हरियाणा के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं, वैसे तो 12मासी नदी तो एक है जो परमानेंट बहती रहती है, लेकिन वैसे छोटी छोटी नदियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 12मासी नहीं है। वो केवल और केवल मौसमी है। मौसम का मतलब जैसे मानसून आती है, मानसून आती है और मानसून के समय बारिश ज्यादा होती, तो बारिश ज्यादा होने के साथ साथ उसमें पानी का अफवाह भी बढ़ जाता है, पानी का फ्लो बढ़ जाता है और वो नदियां आगे बहती रहती हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ अफवाह तंत्र या नदियों की। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो नदियों की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है जी, हरियाणा का जो अफवाह तंत्र है या नदी तंत्र है हरियाणा का, वो लगभग 2 भागों में बटा हुआ है। वैसे तो 2 भाग है प्यारे विद्यार्थियों इसके, 2 भाग। एक आपका उत्तरी अफवाह तंत्र और दूसरा है दक्षिण का, दक्षिण तंत्र। और अगर इनके अलावा एक और देखा जाए तो एक पूर्व में है जी, पूर्व का। ये पूर्व में नदी है यमुना, जिसको बोलते हैं यमुना नदी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे यहां से मैं आपको बताऊंगा मैथ के माध्यम से। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां अपने प्यारे से देश की भारत की। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये है आपका प्यारा भारत। मैं आपको पहले भी हरियाणा की स्थिति बता चुका हूं। ये आपकी हरियाणा की स्थिति है। अब लगभग जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां कहां से निकलती हैं? पर्वतों से, ग्लेशियर के पिघलने से, यानी कि पर्वत श्रेणियों से नदियां निकलती हैं और फिर बहती हैं जी, फिर समतल सेक्टर में बहती हैं। ठीक है। तो जो आपका ये वाला एक सेक्टर है, ये पूरा का पूरा ये ऐसे, ये आपका हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी है जी, हिमालय पर्वत श्रेणी। यहां से नदी तंत्र निकलता पूरे भारत का, ऊपर वाले हिस्से का। अगर इसको 2 भागों में बांटा जाए तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये दक्षिण की नदियां अलग है यहां और ऊपर की ये वाली नदियां अलग है। इसका प्रमुख नदी तंत्र है, भारत का प्रमुख नदी तंत्र 3 मुख्य नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र 1 है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 2 और तीसरा सिंधु नदी तंत्र। 3 प्रमुख नदियां हैं, बड़ी नदियां, और इन्हीं की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं।
अब बात करते हैं गंगा नदी की। अगर गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा की एक सहायक नदी है प्यारे विद्यार्थियों, गंगा की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। यमुना जो कि हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी मानी गई है, 12 मासी नदी है जिसमें 12 मास पानी चलता रहता है, परमानेंट पानी चलता रहता है। तो उसकी बात करेंगे हम। अब बात करते हैं यहां से, अब इसी से यहां से इसके नीचे एक मैं आपको बता चुका हूं, जो आपका हरियाणा है, हरियाणा के अंदर इस भाग में और इस भाग में, यानी कि उत्तर भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी है, शिवालिक, और दक्षिण भाग में अरावली। तो इन दोनों से नदियां निकलती हैं भाई, शिवालिक से भी और अरावली से भी। इससे पीछे वाली क्लास में आपको मैंने बताया था, कक्षा में मैंने आपको बताया था कि शिवालिक से कौन सी नदियां निकलती हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर कुल नदियां देखी जाए हरियाणा से तो लगभग उत्तर में और दक्षिण में है जी, काफी हैं नदियां, लेकिन लगभग मौसमी नदियां हैं। तो इनकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद ही हम सारी नदियों के ऊपर पहुंचेंगे। क्या ट्रिक है प्यारे विद्यार्थी, लिख सकते हैं आप पहले ही, ये ट्रिक कॉमन सी ट्रिक है। क्या है, बिल्कुल अच्छी है, मैं लिख रहा हूं यहां, गाम, गाम से तू कदसी आई, ये है भाई। इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। गाम से तू कदसी आई, एक शॉर्टकट बना दिया मैंने आपके लिए ताकि आप याद कर सकें। फिर मैप के माध्यम से हम जाएंगे कि कौन से एरिया से कौन सी नदी निकलती, किस क्षेत्र में वो बहती है। पहले ये बता देता हूं, यहां से जी, जी से बन गया भाई, क्या बन गया आपका, घग्गर। जी से घग्गर, एम से मारकंडा, स से सरस्वती और टी से टांगरी। ये ऐसी नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं भाई, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी। पहले ही बता चुका हूं इनकी एक अलग ट्रिक। अब दूसरी ओर मैंने एक ट्रिक बता दी है, क्या इसका है भाई, ये आपकी शिवालिक की है, सीधी सी बात है, ये शिवालिक की है। कदसई, कैसे कृष्णावती, द से दोहन, द से दोहन, ई से इंदौरी, ई से इंदौरी, कै से कृष्णावती, द से दोहन, ई से इंदौरी और स से, बीच में स छोड़ दिया मैंने, इससे बनेगी साहिबी, साहिबी। ये चार नदियां होगी। ये किसकी होगी भाई, ये दक्षिण की, कै से कृष्णावती, द से दोहन, स से साहिबी और ई से इंदौरी। ये किसकी है भाई, दक्षिण की। ये उत्तर की और ये दक्षिण की। ये बच गई इसमें वाई, वाई किसकी है, यमुना, यमुना किसकी है भाई, पूर्व की। ये यमुना किसकी है, पूर्व की। तो एक बार आप इसको दोबारा से रिपीट मैं कर देता हूं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। गाम से तू कदसई आई, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी शिवालिक से उत्तर की है भाई। दक्षिण की कौन सी है, कृष्णावती, दोहन, साहिबी और इंदौरी किसकी है, दक्षिण की है। और आई वाई यमुना किसकी है भाई, पूर्व की है भाई, किसकी है, पूर्व की। ये नदी है सारी की सारी हरियाणा की, ये हरियाणा से बहती सारी की सारी नदियां भाई। एक बार आप इसको ध्यान से फिर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर वो आगे चलते हैं जी हम।
चलें जी आगे, शाबाश, वेरी गुड। आगे क्या है, अब जो ये हिमालय श्रेणी है ना, ये यहां से नदियां निकलती हैं, आपको पता है। फिर नीचे आपको पता है ये उत्तराखंड है, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है, यहीं से हरियाणा में नदियां प्रवेश करती हैं सारी की सारी शिवालिक श्रेणी से, क्योंकि शिवालिक श्रेणी भी हिमालय की एक श्रेणी है, नवीन श्रेणी है, हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है, वहां से नदियां निकलती हैं और हरियाणा में सिंचाई का काम करती हैं, हरियाणा प्रदेश को सिंचित करने का काम करती हैं। तो यहां अब जो आपका हरियाणा प्रदेश है, ये भाई आपका हरियाणा प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे यहां से बिल्कुल डीप तरीके से मैप के माध्यम से नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी जी, ये जो नदी है यहां से, ये एक तो ये तो गंगा है जी, मेन नदी जो यहां आती सीधा। कौन सा सागर है ये कौन सा सागर है आपको पता है, ये नीचे तो हिंद महासागर है, एक साइड बंगाल की खाड़ी है जी, और ये अरब सागर है, यहां गिरती है, और इसी में मिलती है आपकी ये यमुना। सुना होगा आपने गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम होता है इलाहाबाद, तो यमुना नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है यहां से यमुना नदी, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी का पूछा जाता है। सबसे पहला ही प्रश्न आएगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो सीधा सा आंसर है इसका, मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, यमुना नदी। अब यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल है जी यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर है जी कहां है आपका, उत्तराखंड के अंदर। यमुनोत्री ग्लेशियर किसके अंदर है जी, उत्तराखंड के अंदर है, कुमायूं हिमालय के अंदर है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये तो ये नदी मान लीजिए ये आपका उत्तराखंड है, यहां ये कुमायूं हिमालय है पूरा का पूरा, इस कुमायूं हिमालय से ये यमुनोत्री ग्लेशियर है जी, यहां से नदी निकलती है और धीरे धीरे बढ़ती आगे, और यहां से उत्तराखंड से होती हुई आगे सीधा हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा के अंदर प्रवेश करती ये जगह है जिसका नाम आपका कालेसर, कालेसर या ताजेवाड़ा भी बोल सकते हैं आप। यहां से प्रवेश करती है और बिल्कुल हरियाणा की सीमा रेखा के साथ 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 आपका ये यहां दिल्ली है, यहां से होते हुए आगे ये चली जाती है और सीधा उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है, सीधा उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। उत्तर प्रदेश में भी कहा, ये फरीदाबाद है आपका, यहां फरीदाबाद, और फरीदाबाद के अंदर जगह एक हसनपुर, हसनपुर, हसनपुर से नदी सीधा उत्तर प्रदेश की तरफ घूमती है और अलीगढ़ की तरफ से, अलीगढ़ की तरफ से उत्तर प्रदेश में चली जाती है जी, और आगे जाके यमुना नदी किस में मिल जाती है आपका, गंगा नदी में। अलीगढ़ से आगे जाके सीधा इलाहाबाद जाती है और फिर किस में जाती है, गंगा नदी में, ठीक है। तो फरीदाबाद के हसनपुर से आगे जाती, अलीगढ़ का आपने नाम सुना, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी फेमस है, तालों की नगरी जिसको कहा जाता है जी, अलीगढ़ को कहा जाता है तालों की नगरी, अलीगढ़ को क्या कहा जाता है, तालों की नगरी कहा जाता है। जिस प्रकार से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, हरियाणा को दूध दही का खाना कहा जाता है, हरा भरा हरियाणा कहा जाता है, उसी प्रकार से
अलग अलग शहरों के अलग अलग नाम। हरियाणा के अंदर भी ऐसे जिले हैं, ठीक है, जैसे गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ है भाई? आपका हरियाणा के अंदर है जी। आजकल एक बात और मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा, एक आजकल तूफान का नाम चल रहा है करंट में। एक तो पहले तो आ चुका है, अब जो मैंने आपको बताया ना बीच में बंगाल की खाड़ी, वो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है भाई तूफान, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो तूफान भी आगे की तरफ। एक तो पहले तो आ चुका है ताऊ, ताऊते। ताऊते तूफान तो खत्म हो लिया, लेकिन उसके बाद में एक तूफान और आने लग रहा है बंगाल की खाड़ी से। उसका क्या नाम है भाई? यास। जो तूफान भी आने लग रहा है। साथ साथ हम करंट भी एक तो ध्यान में आएंगे, आपको बताते जाएंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आने की संभावना है प्रश्न। ताऊते तूफान ने काफी तबाही मचाई है जी, इसलिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहां से। तो ये अलीगढ़ से होते हुए सीधा आगे यूपी में निकल जाते हैं जी। तो ये हमारी कौन सी नदी है? आपकी यमुना। दूसरा, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है। तो ये लगभग हरियाणा में कितने 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितने किलोमीटर का सफर तय करती है विद्यार्थियों? 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। आप हमारी क्लास के साथ बने रहिएगा और साथियों को जोड़ते रहिएगा और हमारी क्लास को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जितने साथी हमारे साथ ज्यादा संख्या में जुड़ते जाएंगे, उतना और बेहतरीन आपको हम यहाँ क्लासें दे पाएंगे। तो हमारी क्लास के साथ बने रहिएगा अपूर्व एजुकेशन के साथ में। चलिए आगे। तो 320 किलोमीटर का सफर ये नदी तय करती है। इसको दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली है आपका, इसके अंदर यहाँ इसको गंदा नाला भी कहा जाता है भाई, गंदा नाला भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, दिल्ली के अंदर काफी मात्रा में गंदगी बहा दी जाती है, गंदगी बहा दी जाती है। दूसरा, इसको खुला नाला भी कहा जाता है, खुला नाला, खुला नाला, क्योंकि यहां से ऊपर से बहती है सीधा। जो ही बारिश यानी कि मानसून आता है ना, तो मानसून के समय में इसमें भी पानी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। और पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसके आसपास का, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वाली क्लास में भूआकृतिक संरचना में मैं आपको बता चुका हूं कि बाढ़ का क्षेत्र, बाढ़ का क्षेत्र कहां बनता है? इन नदियों के आसपास का क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र होता है। क्योंकि मानसून के समय बारिश जिस समय ज्यादा होती है, ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाते हैं, तो बारिश का पानी भी आता है, साथ में ग्लेशियर का पानी भी आता है, इसलिए नदी का ओवरफ्लो हो जाती है। और ओवरफ्लो होने के कारण दाएं बाएं टूटने का भय ज्यादा होता है। इस कारण क्या है, इसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो ये आपकी है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कलेसर से प्रवेश करते हो, फरीदाबाद से सीधा चली जाती है जी, ठीक है। दूसरा, 320 किलोमीटर का सफर ये तय करती है। यहाँ हरियाणा से किस किस में, ये जो जिले हैं जो हरियाणा की सीमा रेखा पे बने हुए, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा पे बने हुए, उन जिलों में ये नदी बहने का काम करती है जी, ठीक है। दूसरा, दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं। किस तरफ बढ़ते हैं जी? ये वाला, एक बार मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, कर दें जी साफ, शाबाश। दूसरी तरफ है जी हमारा ये जो उत्तरी तंत्र है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। यहां से नदियां निकलती, कौन कौन सी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। घग्गर, मारकंडा और टांगरी और सरस्वती। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे। दूसरा, एक बीच में एक बात और मैं बता देता हूं, जो यमुना नदी है, यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है भाई, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्योंकि ये नदी कई नदियों का जल अपने अंदर समाहित करके गंगा में सम्मिलित हो जाती है, गंगा में सम्मिलित हो जाती है। आगे है घग्गर नदी। अब ये जो घग्गर नदी है जी, घग्गर नदी यहां इस साइड आपका पंजाब है, पंजाब, ये घग्गर नदी है जी। हिमाचल प्रदेश है यहां,
हिमाचल प्रदेश के अंदर डागसई की पहाड़ी है, डागसई। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है जी? डागसई। अब डागसई की पहाड़ी है, जो डागसई का जो क्षेत्र है वहां से निकलती है नदी हिमाचल प्रदेश से, और ये पंचकुला में प्रवेश करती है, और यहां से बहते हुए आगे ये ऐसे, ये यहां, और ये ऐसे ऐसे, ये नदी है जी। प्रश्न आएगा, घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती? घग्गर नदी हरियाणा में कालका से प्रवेश करती जी, कालका। कालका, कालका कहां भाई? पंचकुला के अंदर है। कालका कहां है? पंचकुला के अंदर है। तो प्रश्न आएगा कि घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कालका से, कालका से प्रवेश करती है। जिस प्रकार से ये यमुना नदी पूर्व में बहती है ना, उसी प्रकार से ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है जी। तो इसका मतलब ये किस में बहती है? पश्चिमी क्षेत्र में। पर ये मौसमी नदी है, इसमें 12 मास पानी नहीं चलता है, ये 12 मासी नदी है। अब घग्गर की सहायक नदियां कौन सी हैं? मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। मारकंडा, टांगरी और सरस्वती घग्गर की सहायक नदियां हैं, जो अपना पानी घग्गर में छोड़ती हैं, और घग्गर आगे जाके अपना पानी राजस्थान की तरफ जाती है और वहां जाके समाप्त हो जाती है। अब ये जो घग्गर नदी है कहां कहां बहती है जी? घग्गर नदी कहां कहां बहती है? PAK, इसका भी शॉर्टकट बना सकता है जी, PAKTFS, PAKTFS। अब कालका तो इसका मतलब पंचकुला, पंचकुला से तो प्रवेश करती ही है जी हरियाणा के अंदर। पंचकुला, पंचकुला के बाद हम अंबाला, अंबाला से सीधा भाई कैथल है, और कैथल से भाई आपका फतेहाबाद, और फतेहाबाद से आपका भाई सिरसा। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, इन जिलों में घग्गर नदी बहती है और सिंचाई करती है। और आगे जाके सिरसा से आगे जाके हनुमानगढ़ की तरफ, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ के से आगे जाकर ये मैदानी क्षेत्र में, यानी कि राजस्थानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और भटनेर क्षेत्र में, भटनेर क्षेत्र है, वहां जाके नदी लगभग लगभग विलुप्त हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे आगे नालों में बट जाती है, पानी की मात्रा इसमें कम हो जाती है, आगे रेगिस्तानी एरिया आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, तो वहां जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, और इसका पानी लगभग समाप्त हो जाती है, और नदी विलुप्त हो जाती है, सूख जाती है जी घग्गर नदी। दोबारा से बताऊंगा आपको, डागसई हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के डागसई से निकलती है और कालका से प्रवेश करती, कालका से प्रवेश करती हुई पंचकुला, अंबाला, कैथल और आपका ये फतेहाबाद और सिरसा बहती, और सिरसा से राजस्थान की तरफ ये नदी चली जाती है भाई। उसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां हैं सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। सरस्वती, मारकंडा और टांगरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्योंकि एक खास बात और है जी, एक खास बात और है, क्या है? सबसे पहले टांगरी। अब टांगरी की सहायक नदी मारकंडा, क्योंकि टांगरी अपना पानी मारकंडा में छोड़ देती है, और मारकंडा अपना पानी सरस्वती में छोड़ देती है, और सरस्वती अपना पानी घग्गर में छोड़ देती है भाई। टांगरी मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, और सरस्वती घग्गर में अपना पानी छोड़ देती है। अब बात करते हैं इन्हीं नदियों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सरस्वती की। अब जो सरस्वती नदी है ना, जिस प्रकार से सरस्वती ऐसा मानते हैं कि वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है, क्योंकि हरियाणा की जो नदियों का उल्लेख है, हरियाणा की नदियों का उल्लेख वो ऋग्वेद काल में मिलता है जी, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। हरियाणा की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, हरियाणा की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चोटांग नदी का ऋग्वेद
कालीन नाम दृशदती है जी। चोटांग नदी है ना, जो चोटांग नदी, चोटांग नदी का, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम दृशदती, दृशदती। काफी बार एचएसएससी के अंदर आ चुका है जी क्वेश्चन। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम दृशदती है, यानी कि ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख है। जिस प्रकार से गंगा को पूजनीय माना गया है ना, गंगा को पूजनीय माना गया है नदी को, उसी प्रकार से सरस्वती को भी पूजनीय ही माना गया है। ठीक है जी। वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है, परंतु इसके पुनरुत्थान खुदाई चल रही है जी यमुनानगर के अंदर। बताएंगे अभी आपको वो भी आगे। दूसरा एक खास बात और है जी, जो साहिबी नदी है, सॉरी मारकंडा, जो मारकंडा है ना, मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा है जी। जो मारकंडा है इसका प्राचीन नाम अरुणा है, यही बता देता हूं आपको बीच में। को मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है जी आपका? अरुणा। मारकंडा प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और चटांग नदी को क्या बोलते थे ऋग्वेद कालीन? दृशदती नदी। तो जो है सरस्वती नदी है, अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है जी? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है जी आपका सिरमौर की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश है, ये सिरमौर, सिरमौर की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। सिरमौर की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है जी। सिरमौर की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है जी। ठीक है। उसके बाद में ये नदी क्या है? सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी यहां यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। ऐसा मानते हैं कि यमुनानगर के अंदर ये बहती थी पुराने समय में, लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है और आगे चलती है। अगर आगे जाके ये नदी पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर संगरूर, संगरूर, पटियाला, संगरूर पटियाला में किस में मिल जाती है जी आपका? घग्गर में। ये नदी सरस्वती नदी किस में मिल जाती है? यहां से निकलकर और आगे जाके पंजाब के संगरूर में नदी सरस्वती के अंदर, इसमें घग्गर के अंदर सरस्वती नदी अपना पानी छोड़ देती है और घग्गर इस पानी को लेके आगे बढ़ती है जी सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी कहां कहां बहती है? अब सरस्वती नदी बहती है जी, दूसरा ये यहां आ गई। ठीक है जी। इससे आगे फिर आपका मारकंडा और टांगरी नदी। अब मारकंडा नदी है, जो मारकंडा नदी का उद्गम स्थल, मारकंडा, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है जी आपका शिवालिक की पहाड़ी जी, नाहन जिले से। शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ी, नाहन जिला, नाहन जिले से मारकंडा का उद्गम स्थल है जी, यहां से। और ये नदी फिर किस में मिलती है? सरस्वती में। मारकंडा किस में मिलती है भाई? सरस्वती में। फिर रहेगी आपकी टांगरी। अब टांगरी जो नदी है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल है जी मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी। टांगरी नदी का उद्गम स्थल है जी मोरनी की पहाड़ी। अब ये मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल ग्रीन एरियाज में दिखा रखी है, ये सारी की सारी शिवालिक श्रेणी है। आपको पहले वाली क्लास में बताया गया था कि हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिवालिक के अंदर ही है, जिसका नाम है करो, जो कि पंचकुला में, मोरनी में है। तो जो मोरनी है ना, पंचकुला के अंदर है, मोरनी हिल्स काफी फेमस है। तो वहां से ये नदी निकलती है, टांगरी नदी, और अपना पानी किसमें छोड़ देती जी? मारकंडा के अंदर। और मारकंडा आगे जाके सरस्वती के अंदर, और सरस्वती किसके अंदर?
घग्गर के अंदर। जो मारकंडा और टांगरी का इकट्ठा पानी कहां मिलता है? लगभग कुरुक्षेत्र के पेहवा में। पेहवा स्थल है, तीर्थ स्थल है, पृथुदक, प्राचीन नाम इसका पृथुदक, पेहवा तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र के अंदर है। वहां ये नदी मिलती है और आगे जाके सरस्वती नदी इन दोनों का पानी लेके घग्गर में समाहित हो जाती है। तो ये नदी है आपका शिवालिक से निकलने वाली नदियां भाई, शिवालिक से निकलने वाली नदियां। अब बात करेंगे हम दक्षिण की नदियों की, दक्षिण भाग की नदियों की, दक्षिण हरियाणा की नदियों की। अब जिस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न कि हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी तो भाई कौन सी है? शाबाश, यमुना नदी। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी किसकी सहायक नदी भाई? गंगा की। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का काम करती है। 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है और फरीदाबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उसी प्रकार से घग्गर नदी हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है और सिरसा से राजस्थान के हनुमानगढ़ की तरफ होती हुई विलुप्त हो जाती है। उसी प्रकार से फिर दक्षिण की नदियों की अगर बात की जाए तो दक्षिण की सबसे प्रमुख नदी जी साहिबी। अब दक्षिण की नदियों की बात करने से पहले मैं एक दो प्रश्न और आपको बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती के बारे में। एक खास बात है जी, जो सरस्वती नदी है तो सरस्वती यमुनानगर के मुगलावाड़ी में जी, यमुनानगर के मुगलावाड़ी में, ये जो यमुनानगर है इसके मुगलावाड़ी गांव है एक, मुगलावाड़ी। अब मुगलावाड़ी में सरस्वती की खुदाई का काम शुरू किया गया है। सरस्वती की खुदाई का काम है शुरू किया गया यमुनानगर के मुगलावाड़ी में। एक प्रश्न और है जी, एक प्रश्न बनाया गया है क्या कि जो सरस्वती विकास बोर्ड है, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, इसके अध्यक्ष जी मनोहर लाल जी, मनोहर लाल। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष है मनोहर लाल। इसको धरोहर घोषित किया गया हरियाणा के अंदर। जिस प्रकार से राखीगढ़ी सुना होगा आपने, राखीगढ़ी ये गांव हिसार के अंदर है जी, यहां खुदाई का काम चल रहा है। यहां सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, काफी मात्रा में अवशेष मिले हैं यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए। और ऐसा माना जाता है कि जैसे सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थान, सबसे बड़ा स्थान कौन सा था भाई? मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। उसके बाद ऐसा माना जाता है अगर इसकी खुदाई का काम ऐसे ही चलता रहा तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा स्थान क्या होगा जी? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के अंदर सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी अवशेष मिले हैं उनके लिए क्या म्यूजियम, बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है। जो भी अवशेष यहाँ मिले हैं, जैसे काफी कंकाल तंत्र मिले हैं, हड्डियां मिले हैं, खिलौने मिले हैं या कोई और अन्य अवशेष मिले हैं, उनको वहां म्यूजियम में रखा जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके अध्यक्ष हैं मनोहर लाल। दूसरा एक और है जी 21 अप्रैल 2015, 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा अध्यक्ष थे कंवरपाल गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर। विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुज्जर के द्वारा यमुनानगर का एक गांव जी रोलाहोरी, रोलाहोरी, रोलाहोरी से जी, रोलाहोरी से सरस्वती पुनरुत्थान, सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना शुरू की गई। सरस्वती पुनरुत्थान यानी कि दोबारा से इस नदी को खोजने का काम शुरू किया गया, खुदाई का काम शुरू किया गया यमुनानगर के मुगलावाड़ी से। और ये 21 अप्रैल 2015 को रोला और ये गांव है वहां से इस परियोजना की शुरुआत भी की गई। एक सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड भी बनाया गया
मनोहर लाल जी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जी। आगे चलते हैं दक्षिण की तरफ, हम दक्षिण की नदियों की तरफ। उम्मीद करूंगा प्यारे विद्यार्थियों को और प्यारे साथियों को जरूर समझ में आ रहेगा, और साथ में गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखते रहें हमारे चैनल को, और साथ साथ लाइक भी करते रहें। दूसरा, ये आपका हरियाणा, ये दक्षिण हरियाणा है जी। दक्षिण हरियाणा के अंदर ये आपका कौन सी श्रेणी है जी? अरावली पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। इसी कारण यहां वर्षा कम होती है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों होती है, क्योंकि मानसून के अपोजिट हो जाती है, विपरीत दिशा में जी। मानसून इससे टकराता नहीं है, मानसून इससे टकराता नहीं, बिल्कुल सीधा निकल जाता है, इसके पैरेलल निकल जाता है। इसी कारण दक्षिण हरियाणा के अंदर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, और उत्तरी हरियाणा में शिवालिक के टकराने की वजह से ज्यादा वर्षा होती है जी मानसून के समय में, और दक्षिण हरियाणा सूखा रह जाता है, लगभग अधिकतर सूखा रहता है, यहां वर्षा कम होती है। ठीक है, तो यहां से बात करेंगे हम दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी जी साहिबी। साहिबी नदी है जी, ये यह राजस्थान है जो आपका, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी लगभग राजस्थान में फैली हुई है, हरियाणा को टच करती, दक्षिण हरियाणा को। तो जो साहिबी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है जी, साहिबी नदी का उद्गम स्थल है जी, क्या है? जगह का नाम है जी क्या? जीतगढ़ मनोहरपुर, जीतगढ़ मनोहरपुर के निकट से, जीतगढ़ मनोहरपुर के निकट से बहरोड की पहाड़ियों से, राजस्थान के अंदर है, यहां से नदी निकलती है, यहां से ये नदी निकलती है। और ये रेवाड़ी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कोट कासिम, कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, रेवाड़ी के कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है, और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे नालों में बट जाती है। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के आसपास जाके ये नदी यमुना में समाहित हो जाती, छोटे छोटे नालों में, और नजफगढ़ झील के अंदर मिलती। नजफगढ़ झील, नजफगढ़ के अंदर झील है, उस झील में छोटे छोटे नालों बढ़ जाती है और यमुना नदी में अपना पानी समाहित कर देती छोटे छोटे नालों के द्वारा। और इसी की सहायक नदियां हैं जी आपका इंदौरी, दोहन, सोत्ता। इंदौरी, दोहन और सोत्ता, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो इसी में मिलकर अपना पानी इसमें समाहित कर देती है और ये आगे बढ़ती जाती है। अब जो इंदौरी है, इंदौरी नदी यहां इंदौरी के किले के निकट से, इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से, इंदौरी नदी कहां से निकलती जी? मेवात की पहाड़ी, ये जी हां मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और इंदौरी के किले के निकट से, इंदौरी के किले के निकट से, इंदौरी के किले के निकट से निकलती है। इसी कारण इसका नाम इंदौरी नदी रखा गया है। और इंदौरी नदी साहिबी नदी में ही अब मिल जाती है आगे जाके। फिर बात आती है यहां से दोहन नदी की। दोहन नदी, अब जो दोहन नदी है, दोहन नदी यहां से बता देते हैं आपको। दोहन नदी, दोहन नदी जी आपका डोसी से निकलती है और साहिबी नदी में मिलती है। दोहन नदी डोसी
से निकलती है, दोहन नदी डोसी से निकलती है और साहिबी नदी में ही मिल जाती है, साहिबी नदी में ही मिल जाती है। फिर आती है कृष्णावती नदी, एक बचती है आपकी कृष्णावती नदी। अब कृष्णावती नदी दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी कि यहां से कृष्णावती नदी दक्षिण से हरियाणा में प्रवेश करती है। कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी दक्षिण से हरियाणा में प्रवेश करती है और यह बहरोड नाले में समाहित होती है। बहरोड नाले में, बहरोड मैंने अभी आपको यहां से बताया था, बहरोड नाले में समाहित हो जाती है जी कृष्णावती नदी। एक दक्षिणी की छोटी सी नदी और बच गई जी आपकी, यहां से महेंद्रगढ़ में बहती है, जिसका नाम है सोत्ता नदी, सोत्ता नदी। अब जो सोत्ता नदी है वो जयपुर के निकट से, जयपुर राजस्थान, वहां से निकलती है और महेंद्रगढ़ में बहती है और महेंद्रगढ़ से ही अपना पानी लगभग छोटे छोटे नालों में बांटकर साहिबी नदी में मिला देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है हरियाणा का पूरा तंत्र, हरियाणा की प्रमुख नदियां। यहां से एचएसएससी प्रत्येक एग्जाम के अंदर प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। अगर आप इस क्लास को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका 1 या 2 नंबर लगभग कंफर्म होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल मैप के माध्यम से यहां बताया गया है, आपको लंबे समय तक ये कक्षा याद रहेगी। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, आप देखते रहें। आगे की कक्षा में हम इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे, सिंचाई, हरियाणा में सिंचाई, हरियाणा में नहरें, हरियाणा की सिंचाई परियोजना और हरियाणा की प्रमुख नहरें हम पढ़ेंगे इसी माध्यम से कि कौन सी नदी से कौन सी नहरें निकली हैं, कहां कहां कौन सी झीलें बनी हैं। अगर झीलों की बात की जाए ना, तो हरियाणा के अंदर जो मैंने आपको पहले वाला टॉपिक बताया था कि जो बालुई रेत के टिब्बे हैं वहां पौने चलती हैं, तो मानसून के समय में वहां अस्थायी झीलें बनती हैं और उन अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है हरियाणा के अंदर? ठाठ या बावड़ी कहा जाता है विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है? ठाठ या बावड़ी। तो आगे की कक्षा देखने के लिए, आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अपूर्व एजुकेशन क्लासेस एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती है, आप लोगों का, आप साथियों का, आप विद्यार्थियों का, प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद करती है और इससे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करती। तब तक के लिए प्यारे साथियों और विद्यार्थियों धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।